क्लोरामफेनिकोल एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, आज के टाइम पे ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। जिन कंट्रीज में सेफर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, वहां क्लोरामफेनिकोल को रूटीन यूज में नहीं यूज किया जाता। इस ड्रग को तब यूज करते हैं जब दूसरी एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव हो जाएं या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्लोरामफेनिकोल के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लोरामफेनिकोल की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेती है। इसी वजह से ये ब्रेन और सीएसएफ तक अच्छी अमाउंट में पहुंच जाती है। इसी वजह से क्लोरामफेनिकोल को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, खासकर उन पेशेंट्स में जिनको पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से सीवियर एलर्जी होती है। जहां कुछ एंटीबायोटिक्स ब्रेन तक अच्छी तरह नहीं पहुंच पाती, वहां क्लोरामफेनिकोल इफेक्टिवली पहुंच जाती है। बात करते हैं इसके स्पेक्ट्रम की, तो ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एनारोब्स के अगेंस्ट भी एक्टिव होती है। इसके अलावा सीरियस रिकेट्सियल इन्फेक्शन जैसे टाइफस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये क्लोरामफेनिकोल काम कैसे करती है? ये ड्रग बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, तो ये बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के 50S सब यूनिट से बाइंड करती है और एंजाइम को इनहिबिट करती है। एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है तो बैक्टीरिया ग्रो और मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। तो याद रखिए, क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरिया को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करती, मगर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। इसीलिए इसको बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कहते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरामफेनिकोल एक लास्ट रिजॉर्ट ड्रग है। इसका मतलब कि ये ड्रग रूटीन यूज के लिए नहीं है। इसको हम कब यूज कर सकते हैं? सीवियर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में, स्पेशली जब पेशेंट को सीवियर पेनिसिलिन एलर्जी हो, रिकेट्सियल इन्फेक्शन के केस में जब टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं कर सकते, और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के केस में जहां सारी एंटीबायोटिक्स फेल हो चुकी हो। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस शामिल होता है, जैसे नॉजिया, वोमिटिंग और डायरिया। क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को भी सप्रेस कर देती है, जिससे सुपर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस। ये यूजुअली माइल्ड होते हैं, लेकिन स्पेशली प्रोलॉन्ग थेरेपी में मॉनिटरिंग जरूरी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरामफेनिकोल पर ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी गई है बिकॉज ऑफ सीरियस ब्लड डिस्क्रेशियस। ब्लड डिस्क्रेशियस का मतलब है ब्लड सेल की सीरियस एबनॉर्मेलिटीज, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम। ये क्लोरामफेनिकोल बोन मैरो को अफेक्ट करती है और दो तरीके से डैमेज कर सकती है। पहला, जो कि रेयर है और बहुत सीरियस, यानी एप्लास्टिक एनीमिया। ये डोज से रिलेटेड नहीं होता, इसमें बोन मैरो कंप्लीटली डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम हो सकते हैं, और ये इरिवर्सिबल है और लाइफ थ्रेटनिंग है। इसी सीरियस रिस्क की वजह से क्लोरामफेनिकोल को रूटीन या फर्स्ट थेरेपी में रिकमेंड नहीं किया जाता। दूसरा है डोज डिपेंडेंट बोन मैरो सप्रेशन, यानी हाई डोज या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ क्लोरामफेनिकोल की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, जिससे बोन मैरो की प्रोडक्शन कम हो सकती है, और ये अफेक्ट यूजुअली रिवर्सिबल होता है जब ड्रग को बंद किया जाता है। Now let's discuss one of the most adverse effect of chloramphenicol, that is gray baby syndrome. ये कंडीशन स्पेशली न्यूबॉर्न्स, स्पेशली प्री मैच्योर बेबीज में देखी जाती है।
रीजन क्या है? न्यूबॉर्न्स का लिवर फुली मैच्योर नहीं होता, उनमें हिपैटिक एंजाइम की एक्टिविटी काफी लो होती है, जिसकी वजह से क्लोराम्फेनिकॉल प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होता, और जब ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होती तो वो ब्लड स्ट्रीम में एक्युमुलेट होने लगती है, और जैसे जैसे ड्रग का लेवल बढ़ता है टॉक्सिक लेवल डेवलप हो जाता है, और इसमें पेशेंट को, बच्चे को वोमिटिंग, हाइपोथर्मिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बेबी की बॉडी लिम्प हो जाती है, साइनोसिस डेवलप होती है, स्किन ग्रेइश या ब्लूइश हो सकती है, और अगर कंडीशन सीवियर हो जाए तो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है, और अगर इसको टाइम पे ना ट्रीट किया जाए तो इट कैन लीड टू डेथ। इसी वजह से क्लोराम्फेनिकॉल को न्यूनेट्स में बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। क्लोराम्फेनिकॉल न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, स्पेशली जब ड्रग लॉन्ग टर्म दी जाती है। इस ड्रग के यूज से ऑप्टिक न्यूराइटिस डेवलप हो सकता है, जो कि ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लेमेशन होता है। इस कंडीशन में पेशेंट को ब्लर्ड विजन, कलर विजन डिफेक्ट और कभी कभी आई पेन हो सकता है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी डेवलप हो सकता है, जो पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करता है। इसमें नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग पेन और हैंड्स और फीट में वीकनेस जैसे सिम्टम भी देखे जा सकते हैं। कुछ सीवियर केसेस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी रिपोर्ट हुई है, जो सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसलिए प्रोलॉन्ग थेरेपी के टाइम केयरफुल क्लिनिकल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं क्लोराम्फेनिकॉल की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, यानी किन पेशेंट्स में ये ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले नियोनेट्स में, जैसे हमने डिस्कस करा, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम का रिस्क क्रिएट करता है। सेकेंड, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये ड्रग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि क्लोराम्फेनिकॉल प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और ब्रेस्ट मिल्क में भी पास हो सकती है, इसलिए फीटस या न्यूबॉर्न में टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है। थर्ड, अगर पेशेंट को ऑलरेडी बोन मैरो सप्रेस्ड है या हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो ये ड्रग उनकी कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर सकती है। फोर्थ, जीसीपीडी डिफिशियंसी, इन पेशेंट में हेमोलिसिस का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। क्लोराम्फेनिकॉल प्रिस्क्राइब करने से पहले पेशेंट की एज, प्रेगनेंसी स्टेटस और हेमेटोलॉजिकल हिस्ट्री एवेल्यूट करना बहुत जरूरी होता है। क्लोराम्फेनिकॉल हेपैटिक एंजाइम का भी वीक इनहिबिटर है। इसका मतलब ये है कि लिवर को दूसरी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने से रोक देता है, जिसकी वजह से ड्रग्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी का रिस्क इंक्रीज होता है। जैसे वारफरिन के प्रेजेंट से ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कुछ ड्रग्स की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, जैसे कि विटामिन B12। इसलिए क्लोराम्फेनिकॉल प्रिस्क्राइब करते वक्त ड्रग इंटरैक्शंस का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए इंट्रावीनस क्लोराम्फेनिकॉल दिया जा रहा हो तो सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट करना जरूरी है। इसमें वाइटल साइंस चेक करें, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट। साथ ही पेशेंट के करंट सिम्टम्स को भी असेस करें, जैसे सर में दर्द, गर्दन का स्टिफ होना, कंफ्यूजन। इसके बाद रीसेंट लैबोरेटरी रिपोर्ट्स देखें, जिसमें आता है रीनल फंक्शन, लिवर फंक्शन, सीबीसी, ब्लड कल्चर और सीएसएफ एनालिसिस। आखिर में प्रिस्क्राइब डोज को वेरीफाई करें। डोज को मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके कंफर्म करें, ताकि सही क्वांटिटी में दवा दी जा सके। अब चलिए पेशेंट एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को समझाएं कि ये इंजेक्शन उनकी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। ये इन्फेक्शन उन्हें हर 6 घंटे में आईवी से दी जाएगी। उन्हें बताएं कि कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉजिया, वोमिटिंग और डायरिया। साथ ही उन्हें रीअश्योर करें कि ट्रीटमेंट के दौरान उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी। जब क्लोराम्फेनिकॉल दिया जा रहा हो तो इंश्योर करें कि आईवी लाइन सही से काम कर रही हो। इन्फ्यूजन के दौरान सीबीसी, सीरम ड्रग लेवल और आईवी साइट को मॉनिटर करें। पेशेंट को स्पेशली इंस्ट्रक्ट करें कि अगर हाथ या पैर में झंझनाहट, सूजन, नमनेस या विजन में चेंज महसूस हो तो तुरंत बताएं, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी का साइन हो सकता है। सुपर इन्फेक्शन के लिए भी ऑब्जर्व करें, जैसे पेट दर्द या सीवियर ब्लडी डायरिया।
बोन मैरो सप्रेशन के साइन पर भी नजर रखें, जैसे ज्यादा थकान, फीवर, सोर थ्रोट या रैश। ब्लीडिंग के सिम्टम्स भी चेक करें, जैसे ब्लीडिंग गम, नोज ब्लीड, आईवी साइट से ब्लीडिंग, काले रंग का स्टूल या कॉफी ग्राउंड जैसी वोमिटिंग। ट्रीटमेंट के दौरान विटामिन B12 सप्लीमेंट भी दिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलर सीबीसी और सीरम ड्रग लेवल्स मॉनिटर करते रहें और देखें कि इन्फेक्शन के सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। Thank you for watching.